हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। बलिया विधायक रोमी साहनी जी की आवाज सुनकर योगी आदित्यनाथ ने जी ने काफी जनपद खीरी को बहुत बड़ी सौगात दी। आपको मैं बताता चलता हूं, क्षेत्र में 314 का लोकार्पण किया। और आपको बता दें, बलिया विधायक का हमेशा थारू जनजाति को लेकर हमेशा बात उठाते थे, जो विधानसभा में भी बात उठाई थारू जनजाति को लिए जगह के लिए। और कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें रोमी साहनी अपने क्षेत्र को विकास की राह ले जाने के लिए उन्होंने बलिया में एक बस स्टैंड की बात की है और बलिया को जिला घोषित करने की बात की है और एक स्टेडियम की बात भी बताई है कि एक खेल का स्टेडियम भी होना जरूरी है। बलिया विधायक जो रोमी साहनी का जो मेहनत कर रहे थे काफी समय से थारू जनजाति के लिए जगह के लिए, उसको आज योगी आदित्य ने सपने को पूरा किया और कटान से काफी लोगों को 2000 से 4000 लोगों का कटान से घर कट रहा था, उसको लेकर भी आज योगी आदित्यनाथ जी ने बलिया जाकर सारी बातों को की चर्चा। आप देख सकते हैं, रंग लाई बलिया विधायक रोमी साहनी की हिम्मत। मुख्यालय पे जाना पड़ता है मेरे क्षेत्रवासियों को, तो 100 किलोमीटर लखीमपुर दूर जाना पड़ता है। वहाँ जिलाधिकारी से मिलना हो या और भी जिले के कोई काम हो, मेरा ये निवेदन है, हमको आपसे आस है, आप इस क्षेत्र के भगवान हैं, आप इस क्षेत्र के परमात्मा हैं। अगर कभी आपका मौका मिले तो मेरे बलिया को यहाँ पर आप मुख्यालय का दर्जा दे दीजिए, बलिया को आप जिला बना दीजिए, क्योंकि यहाँ बलिया की जरूरत है। यहाँ निघासन भी मेरे साथ लगता है, एक पुल जुड़ रहा है, पूरनपुर भी हमारे साथ लगेगा, हजारों लाखों लोगों को राहत मिलेगी। महाराज जी, आपके सिवा मेरा कौन है? आप सोचते होंगे विधायक जी का एक काम कर देता हूं तो दूसरा काम की लाइन लगा देते। महाराज जी, ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है, इसलिए मैं आपसे हमेशा मांगता रहूंगा। और ये जनता आपकी है, आपको भगवान मानती है, आपको महापुरुष मानती है, आप ही इनका सहारा हो, आप ही इनके भगवान हो। बस ये कहूंगा कि ये जो मैंने समस्याएं रखी है, इस पर आप अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। मेरे यहाँ रोडवेज स्वीकृत हो गया है, बलिया में रोडवेज बस अड्डा नहीं है, सहमति मिल गई है, जगह नहीं है। महाराज जी, आप जिलाधिकारी जी से कह दीजिए कि यहाँ पर एक तो बच्चों के लिए कोई स्टेडियम नहीं है और रोडवेज में मुझे जगह दे दें तो सब बन जाएगा। अगर जगह खरीदनी पड़ती है महाराज जी, अगर जमीन खरीदनी पड़ती है तो मैं अपनी 5 करोड़ निधि ट्रांसफर कर दूंगा। अगर कोई नियम कानून हो, आप मेरी निधि से पैसा लेके ये बच्चों के लिए स्टेडियम और रोडवेज बनवा दीजिए, आपका बहुत आभार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। एक चीज महाराज जी मैं भूल गया, मुझे माफ कर दीजिएगा। महाराज जी, मेरी विधानसभा में 2 गांव ऐसे हैं, एक ग्रंथ नंबर 3 और एक सुआ भोज, जो बाकेगंज ब्लॉक में आते हैं। ये 70 सैकड़ों वर्षों से जमीन जोत रहे थे, घर बने हैं, ट्रैक्टर है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, मकान बने हैं और उनके पास रजिस्ट्री की जमीनें हैं सब। वहीं उनकी बहन बेटियां, वही परिवार रिश्ते नकल मिलती है उनको। लेकिन चकबंदी हुई, चकबंदी वालों ने पता नहीं त्रुटिवश या वसूली करने के लिए उन गांव को वन में दर्ज कर दिया। आज वो सब मारे फिर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, उनको इंतखाब नहीं मिल रहा।
उनको खतौनी नहीं मिल रही, वो बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। सुआबोध और गंज नंबर 3, इसकी आप जांच करा लीजिएगा, चकबंदी अधिकारियों से कहिएगा, जब उनकी जमीनें खरीदी हुई हैं तो उनको उनका अधिकार मिल जाए, चकबंदी वालों के ये चक्कर में ना फंसे, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। माननीय विधायक जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ और अब मैं अनुरोध करूंगा थारू महिलाएं जो इस संस्कृति की परिचय का एक प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख अपने परंपरागत नृत्य के माध्यम से करने जा रही हैं। अनुरोध है थारू महिलाओं से कि वे मंच पर आ जाएं, थारू जनजाति के कलाकार। माननीय थारू महिलाएं अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए पारंपरिक नृत्यों का भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण माननीय के सम्मुख करने जा रहे हैं, जो हमारी लोक संस्कृति की जीवन पहचान का गौरव प्रतीक है। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी निवेदित करें इन कलाकारों को। इन कलाकारों ने अपनी लोक संस्कृति का अनुपम उदाहरण हम सबके बीच में रखा और अब जनपद लखीमपुर के विकास को संकल्पित लघु फिल्म हम सबके बीच में। लघु फिल्म का प्रदर्शन
जो हमारे लखीमपुर के विकास को संकल्पित है। जल, जंगल और जमीन इन्हीं से जुड़ी है। थारू जनजाति की पहचान इन्हीं में बसती है। उनकी संस्कृति और इन्हीं में रची बसी है। उनकी जीवन गाथा प्रकृति, परंपरा और लोक संस्कृति के साथ ये समाज सदियों से जंगल से अपना अटूट रिश्ता निभाता आया है। लेकिन वर्षों तक जंगल पर आश्रित इस समाज के पास जीवन तो था, पर जमीन पर अधिकार नहीं था। वर्ष 2017 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, ये क्षेत्र प्रकृति प्रेमी थारू जनजाति का क्षेत्र है तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो वनों में निवास करते हैं, वहां पर भू अधिकार पत्र देकर के जो उनके दावे थे, उन्हें राजस्व के रिकॉर्ड में भी उन्हें दर्ज करके उसका मालिकाना अधिकार, किसी को बिना सुनवाई देश निकाला कर दिया। जैसे तैसे वे लोग देश की आजादी के बाद मुक्त हुए। तत्कालीन सरकार ने उन्हें बसाने की व्यवस्था की, बसाया तो, लेकिन बसाने के साथ कभी भी उनका अधिकार, जमीन का हक उन्हें उपलब्ध नहीं करवा पाए, उनको नहीं मिल पाया, उनका अधिकार नहीं मिल पाया। याद करिए कितनी लंबी यात्रा, और वे लोग जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, याद करिए जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, वे लोग आजाद भारत में अपने अधिकार से वंचित थे। जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, एक और थारू समाज जो अपना इतिहास शौर्य और वीरता के इतिहास के साथ जोड़ता है, गर्व से कहता है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। एक तरफ हमारा थारू समाज गौरव से कहता है कि हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर के हल्दी घाटी के युद्ध में योगदान दिया था, और दूसरी तरफ वो अपनी पहचान के लिए मोहताज था। यहां पर आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है जब हम ये अधिकार पत्र देने के लिए आए हैं, महाराणा प्रताप के इन वंशजों को उनका अधिकार देने के लिए आए हैं। तब मैंने इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि कल 12 अप्रैल को अपने शौर्य और पराक्रम के लिए विख्यात महाराणा सांगा की जयंती भी है। तो महाराणा सांगा की जयंती के एक दिन पहले आपको यह अधिकार मिलना आपकी इस गौरवशाली यात्रा को आगे बढ़ाने की डबल इंजन सरकार की ही ताकत हो सकती है और उसी की स्पीड हो सकती है। बहन और भाइयों, वहीं दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए वे लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ खोया, ब्रिटिश कालखंड में इनके अधिकार बाधित कर दिए गए, इनकी जमीनों पर ब्रिटिशर ने कब्जा कर लिया, इन पर जड़ें, उसका स्वाभिमान की ऊंचाई और तराई की उर्वरता। याद करिए चंदन चौकी और उसके आसपास जो दर्जनों थारू बाहुल्य थारू गांव है, अपनी पहचान के लिए मोहताज थे। कभी वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा, कभी पुलिस के द्वारा, कभी राजस्व विभाग के द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। एक और थारू समाज जो अपना इतिहास शौर्य और वीरता के इतिहास के साथ जोड़ता है, गर्व से कहता है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। एक तरफ हमारा थारू समाज गौरव से कहता है कि हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर के
हल्दी घाटी के युद्ध में योगदान दिया था और दूसरी तरफ वो अपनी पहचान के लिए मोहताज था। यहां पर आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है जब हम ये अधिकार पत्र देने के लिए आए हैं, महाराणा प्रताप के इन वंशजों को उनका अधिकार देने के लिए आए हैं, तब मैंने इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि कल 12 अप्रैल को अपने शौर्य और पराक्रम के लिए विख्यात महाराणा सांगा की जयंती भी है। तो महाराणा सांगा की जयंती के एक दिन पहले आपको यह अधिकार मिलना आपकी इस गौरवशाली यात्रा को आगे बढ़ाने की डबल इंजन सरकार की ही ताकत हो सकती है और उसी की स्पीड हो सकती है। बहन और भाइयों, वहीं दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए वे लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ खोया, ब्रिटिश कालखंड में इनके अधिकार बाधित कर दिए गए, इनकी जमीनों पर ब्रिटिशर ने कब्जा कर लिया, इन पर यातनाएं दी, किसी को काला पानी की सजा दी, किसी को फांसी की सजा दी, किसी को बिना सुनवाई देश निकाला कर दिया। जैसे तैसे वे लोग देश की आजादी के बाद मुक्त हुए, तत्कालीन सरकार ने उन्हें बसाने की व्यवस्था की, बसाया तो, लेकिन बसाने के साथ कभी भी उनका अधिकार, जमीन का हक उन्हें उपलब्ध नहीं करवा पाए, उनको नहीं मिल पाया, उनका अधिकार नहीं मिल पाया। याद करिए कितनी लंबी यात्रा, और वे लोग जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, याद करिए जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, वे लोग आजाद भारत में अपने अधिकार से वंचित थे। जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनको अधिकार से वंचित कर दिया गया। थारू समाज 1976 में इन गांवों में उनको जमीन देने की बात कही गई थी, 1976 में, लेकिन कभी अपने जमीन पर अधिकार नहीं प्राप्त कर पाए, उन्हें स्वामित्व नहीं मिला। 1955 में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए इन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को भी अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया, उनका मालिकाना अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया। याद करिए 70 साल और 50 साल की इस यात्रा को याद करिए। पिछली सरकारों में संवेदना का भाव था, अपने परिवारवाद से ऊपर उठ पाते, इन थारूओं के बारे में, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए निवासियों के बारे में, स्वाधीनता संग्राम सेनानी के आश्रितों के बारे में सोच पाते। लेकिन जिनको समाज को बांटने से फुर्सत न हो, जिन्होंने सदैव बांटने का काम किया हो, जिन्होंने शासन आपके हकों पर, आपके संसाधनों पर डकैती डालने का काम किया हो, उनसे ये उम्मीद करना कि वे आपको आपका अधिकार दिलाएंगे, कभी नहीं दिलाते, कभी नहीं दिलाते। आपकी पहचान को तो वे समाप्त करने के लिए उतारू थे। याद करिए, आपका अधिकार तो नहीं मिल पाया, लेकिन आपके सामने, आपके नौजवानों के सामने पहचान का संकट जरूर खड़ा किए थे। उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किए थे। और ये पहचान का संकट किस रूप में? कहीं माफिया का संकट, कहीं गुंडों का संकट, कहीं कर्फ्यू का संकट, कहीं पर अन्य प्रकार की पहचान का संकट। लेकिन आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, जिस जमीन पर आपका कब्जा है,
जहां पर आप खेती जोतते हैं, जहां पर फसल लहलहाती है, जिस जमीन पर आपने सपने बोए थे, आज उस सपने को आकार देने के लिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी होकर के आपको भौमिक अधिकार देने के लिए आपके बीच आई है। और इसीलिए आज वह इंतजार खत्म हुआ। बहनों और भाइयों, थारू समाज के 4,356 परिवारों को 5,338 हेक्टेयर, याद करिए, 5,338 हेक्टेयर भूमि का अधिकार पत्र यहां पर सौंपा गया है। अभी सौंपा है हमने मंच पे। आप सोचो, अगर आपका विधायक संघर्ष नहीं करता और सरकार में सुनते नहीं, प्रभारी मंत्री पैरवी नहीं करते, ये अन्य विधायकगण सहयोग में नहीं आते, वन मंत्री भी अपनी कुंडलनी मार करके बैठे रहते, क्या ये मिल पाता? नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। अब याद करिए, आज 4,356 थारू परिवारों को 5,338 हेक्टेयर भूमि का अधिकार प्राप्त हो रहा है। अब उसके मालिक हो गए। अभी आपका मालिकाना अधिकार, आप अपने सपनों को एक नया पंख दे सकते हैं। और ऐसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए 1955 में आए हुए उन लोगों को, जिन्होंने तत्कालीन सरकार ने उनकी पैतृक संपत्ति को तो नहीं दे पाई, लेकिन जो अधिकार उन्हें उपलब्ध हुआ था, उस परिवारों में 2,350